नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है जैव प्रक्रम परिवहन। जैव प्रक्रम और परिवहन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सीटी की तैयारी करते हैं, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करते हैं, जेल प्रहरी की तैयारी करते हैं, पशु परिचार के लिए तैयारी करते हैं, या फिर रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसी क्लास से रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूं, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि WBC, जिसमें सेम के बीच की आकृति का बड़ा केंद्र होता है तथा भक्षक कोशिकारी होती है, वे है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बेसोफिल, बी ऑप्शन दे रखा है लसिकाणु, सी ऑप्शन दे रखा है इयोसिनोफिल और डी ऑप्शन दे रखा है एक केंद्रकाणु। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ के देखिए। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि WBC, जिसमें सेम के बीच की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षक कोशिकारी होती है, वे क्या है? तो वह एक केंद्रकाणु है। तो एक केंद्रकाणु हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक केंद्रकाणु श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, जिसमें सेम के बीच की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है, और ये भक्षक कोशिकारी होती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा? एक केंद्रकाणु इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बेसोफिल, तो बेसोफिल इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बेसोफिल और इयोसिनोफिल, यहाँ पे ये बेसोफिल और इयोसिनोफिल यहाँ एलर्जी और परजीवी संक्रमण से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे बेसोफिल और इयोसिनोफिल ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है लसिकाणु, तो लसिकाणु प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी उत्पादन में भूमिका निभाते हैं, इसलिए यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ए भी गलत ऑप्शन हो गया, बी भी गलत ऑप्शन हो गया और सी भी गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे एक केंद्रकाणु इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि एक केंद्रकाणु श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, जिनमें सेम के बीच की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है, और ये भक्षक कोशिकाकारी होती है और ये रोगाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सर्वग्राही रक्त समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कोई भी प्रतिजन नहीं और ए व बी प्रतिरक्षी। बी ऑप्शन दे रखा है ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। सी ऑप्शन दे रखा है ए प्रतिजन और बी प्रतिरक्षी। डी ऑप्शन दे रखा है डी प्रतिजन और ए प्रतिरक्षी। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? सर्वग्राही रक्त समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? तो ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वग्राही रक्त समूह ए बी प्लस होता है, और जिसमें ए और बी दोनों प्रतिजन मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, और यह सभी रक्त समूह के लिए रक्त ले सकता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवनकाल होता है। मानव लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवनकाल होता है, कितने दिन का होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें 30 दिन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें 60 दिन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें 80 दिन दे रखा है और डी ऑप्शन हमें 120 दिन दे रखा है। तो मानव लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवनकाल होता है, कितने दिन का होता है? तो हम जानते हैं कि मानव लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवनकाल 120 दिन का होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 120 दिन का होता है। अब 120 दिन के बाद क्या होगा? तो इसके बाद वे प्लीहा में नष्ट हो जाती है, और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। समझ में आ गया? आपको ध्यान में रखना है कि मानव लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है, और 120 दिन के बाद वे प्लीहा में नष्ट हो जाती है। और यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है।
अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त में मौजूद एक थक्का रोधी जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है क्या कहलाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है हेपरिन, बी ऑप्शन दे रखा है फाइब्रिन, सी ऑप्शन दे रखा है हिस्टामिन और डी ऑप्शन दे रखा है साइटोकाइन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। रक्त में मौजूद एक थक्का रोधी जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है क्या कहलाता है, तो हेपरिन कहलाता है। तो हेपरिन ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हेपरिन रक्त में एक थक्का रोधी है जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है और रक्त के थक्के बनने से बचाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ए, हेपरिन इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमें फाइब्रिन दे रखा है, फाइब्रिन गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइब्रिन थक्का निर्माण में मदद करता है। फाइब्रिन क्या करता है, तो थक्का निर्माण में मदद करता है, इसलिए बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन हमें हिस्टामिन दे रखा है, हिस्टामिन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हिस्टामिन एलर्जी प्रतिक्रियाओं से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे हिस्टामिन भी गलत ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन हमें साइटोकाइन दे रखा है, साइटोकाइन प्रतिरक्षा संदेशवाहक होता है, इसलिए ये भी गलत है। फाइब्रिन क्या होता है, तो फाइब्रिन रक्त निर्माण, ये थक्का निर्माण में मदद करता है। हिस्टामिन एलर्जी प्रतिक्रियाओं से संबंधित होता है और साइटोकाइन प्रतिरक्षा संदेशवाहक होता है, इसलिए यहाँ पे बी सी डी ये गलत ऑप्शन हो गया और हेपरिन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हेपरिन रक्त में एक थक्का रोधी होता है जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है और रक्त के थक्के बनने से बचाता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमें 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो कौन सा सर्वग्राही है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ए प्लस, बी ऑप्शन दे रखा है बी प्लस, सी ऑप्शन दे रखा है ओ प्लस और डी ऑप्शन दे रखा है ए बी प्लस। कौन सा समूह सर्वग्राही है, तो हम जानते हैं कि ए बी प्लस है वो सर्वग्राही होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बी प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी प्लस रक्त समूह को सर्वग्राही माना जाता है, क्योंकि इसमें ए बी और आर एच एंटीजन मौजूद होते हैं, जिसके कारण यह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, इसलिए ए बी प्लस इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि यहाँ पे तो सर्वग्राही की बात की गई, इसलिए ए बी प्लस इसका राइट आंसर है। यदि सर्वदाता की बात की जाती तो सर्वदाता कौन सा होता है, तो ओ रक्त समूह होता है वो सर्वदाता होता है, और रक्त समूह होता है वो सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही कौन है, तो सर्वग्राही ए बी प्लस है। और क्यों होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें ए बी और ए आर एच एंटीजन मौजूद होते हैं और जिसके कारण यह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। अब आगे देखिए, आगे हम 6ठे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। 6ठे नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने वाला रोग कौन सा है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने वाला रोग कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है चिकन पॉक्स, बी ऑप्शन हमें दे रखा है मधुमेह, सी ऑप्शन दे रखा है एमोबियासिस और डी ऑप्शन दे रखा है डेंगू। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने वाला रोग कौन सा है, तो डेंगू है। कौन सा है, तो डेंगू है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंगू रोग रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या को कम करता है। डेंगू रोग रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या को कम करता है, इसलिए डी ऑप्शन डेंगू इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। देखो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप मिस मत करिए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव रक्त के रुधिर वर्ग ए बी में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है। मानव रक्त के रुधिर वर्ग ए बी में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी, बी ऑप्शन दे रखा है प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी ए, सी ऑप्शन दे रखा है प्रतिजन ए तथा बी दोनों और प्रतिरक्षी कोई नहीं, डी ऑप्शन दे रखा है प्रतिजन कोई नहीं और प्रतिरक्षी ए तथा बी दोनों। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ लेना, रिपीट करने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप सीधे ऑप्शन को टिक करोगे तो आप गलत कर बैठोगे, इसलिए क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव रक्त के रुधिर वर्ग ए बी में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है। तो कौन सा प्रतिजन और प्रतिरक्षी पाया जाता है, तो प्रतिजन ए तथा बी दोनों पाए जाते हैं और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम ए बी रक्त समूह के बारे में क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि
ए बी रक्त समूह में लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों प्रतिजन मौजूद होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, जिससे यह सर्वग्राही होता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अभी अभी मैंने इससे देखो, यदि आप क्लास को आगे बढ़ा के देख रहे हो तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप 2 गुना स्पीड से भी मत देखा करें, क्योंकि आप एक बार तो जो नॉर्मल स्पीड है उसी के हिसाब से देखिए, फिर आप जब क्लास को रिपीट करके देखते हो तब 2 गुना स्पीड करके आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वग्राही समूह रक्त समूह वाला कौन सा, देखो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, तो ए बी प्लस सर्वग्राही होता है, ये मैंने अभी अभी बताया। और सर्वदाता कौन होता है, तो ओ रक्त समूह वो सर्वदाता होता है, वो मैंने बताया। और इसी से रिलेटेड ये 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव रक्त के रुधिर वर्ग ए बी में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है, तो प्रतिजन ए तथा बी दोनों पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी कोई नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि ए बी रक्त समूह में लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों प्रतिजन मौजूद होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, और जिससे यह सर्वग्राही होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे डी ऑप्शन हमें दे रखा है प्रतिजन कोई नहीं और प्रतिरक्षी ए बी। ये तो कब होगा? यदि यहाँ पे दे रखा होगा कि ओ रक्त समूह के लिए पूछा जाता तब तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे ए बी वर्ग समूह के लिए पूछा गया, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि ओ वर्ग के लिए पूछा होता, ओ रक्त समूह के लिए पूछा होता, तब तो यहाँ पे प्रतिजन कोई नहीं और प्रतिरक्षी ए बी दोनों, ये इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन ए बी रक्त समूह के लिए पूछा गया, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखेंगे 8वें नंबर का। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ये हमें पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सिस्टोलिक 80 और डायस्टोलिक 120 दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 दे रखा है। सी ऑप्शन सिस्टोलिक 100 और डायस्टोलिक 120 दे रखा है। और डी ऑप्शन सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है कि वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। हम जानते हैं कि वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप 120 और 80 होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन 120 किसका होता है और 80 किसका होता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि 120 तो सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। तो 120 सिस्टोलिक कहाँ दे रखा है और 80 डायस्टोलिक कहाँ दे रखा है, तो यह हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं कि 120 और 80 ये इतना ही ध्यान में रखते हैं कि वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप 120 और 80 होता है, लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि 120 किसका होता है और 80 किसका होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पूछ लिया गया है कि वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। सीधा 120/80 या फिर इस तरीके से कुछ दे रखा होता तो 120 और 80 सीधे करेक्ट कर लेते, लेकिन आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि 120 आप ये मत कर लेना कि 80 डायस्टोलिक ये मत कर लेना, क्योंकि नहीं 80 सिस्टोलिक ये मत कर लेना, क्योंकि ए ऑप्शन मत कर लेना, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 80 सिस्टोलिक दे रखा है, जबकि 80 तो क्या होता है डायस्टोलिक होता है, और 120 क्या होता है तो 120 सिस्टोलिक होता है। अब यहाँ पे 120 डायस्टोलिक दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप में 120 तो सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। सी और डी तो वैसे गलत है। अब यहाँ पे ए और बी में कंफ्यूजन था, तो आप ए ऑप्शन मत कर लेना, बी ऑप्शन करना, क्योंकि सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। अब आगे 9वें क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। 9वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं है। मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं है। मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं कौन सी है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ल्यूकोसाइट्स, बी ऑप्शन दे रखा है एरिथ्रोसाइट्स, सी ऑप्शन दे रखा है प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन दे रखा है मोनोसाइट्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं होती है। सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं कौन सी होती है? तो आरबीसी। ये हम जानते हैं कि आरबीसी सबसे प्रचुर मात्रा में होती है। तो आरबीसी का दूसरा नाम भी आपको ध्यान, आप केवल डब्ल्यूबीसी आरबीसी यही ध्यान में मत रखना, आपको ध्यान में होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी किसे कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स को कहते हैं। आरबीसी किसे कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स को कहते हैं। तो मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो एरिथ्रोसाइट्स होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट इसका राइट ऑप्शन है।
और कितनी होती है ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान में होना चाहिए कि आरबीसी की जो संख्या होती है वो 45 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है। कितनी होती है? 45 से 55 लाख घन मिमी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा 45 से 55 लाख प्रति घन मिमी आरबीसी की संख्या होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 7000 प्रति घन मिमी होती है। और प्लेटलेट्स की संख्या, यहाँ पे सी ऑप्शन हमें प्लेटलेट्स भी दे रखा है, इसलिए प्लेटलेट्स को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। तो समझ में आ गया। यदि आरबीसी की संख्या पूछे तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 45 से 55 लाख, 45 से 55, ये लाख में है, 45 से 55 लाख होती है। और आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की संख्या लगभग 7000 प्रति घन मिमी होती है। ये 7000 प्रति घन मिमी आरबीसी की संख्या होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 7000 प्रति घन मिमी होती है। और आरबीसी संख्या 45 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो 1.5 से 3.5 लाख। कितनी होती है? 1.5 से 3.5, 3.5, ये आपको ध्यान में रखना है। और मोनोसाइटस, ये तो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, लेकिन ये गलत कर लो। यदि आपको अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है? यदि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है तो ये ध्यान में रखना है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। यदि आपको एग्जाम में कभी कभार पूछ भी लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात लगभग 600:1 होता है। कितना होता है? तो 600:1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। अब आगे देखिए, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 में हमें ब्लड ग्रुप दे रखा है और सूची 2 में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज दे रखा है। अब यहाँ पे सूची 1 ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है? तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होता है। तो एंटीबॉडी बी का ये हमें कहाँ दे रखा है? ये हमें बी ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। बी यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होता है। एंटीबॉडी ए हमें 1 में दे रखा है, इसलिए ये मिलान चिन्ह कर लो। ए बी में क्या होता है? तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो चौथे से मिला लो। जहाँ पे ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं, इसलिए ये दूसरे से मिला लो। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए का 3 और बी का 1। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1, ये गलत कर लो। ए का 3 और बी का 1, ये गलत कर लो। ए का 3 और बी का 1, ये गलत कर लो। ए का 3 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होता है, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, और ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आता है तो आप क्लास को रिपीट कर के देख लेना, और जब तक आप क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके नहीं देखोगे तब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट 11 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि, ये क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव हृदय एक दोहरी दीवार वाली झिल्ली युक्त थैली द्वारा संरक्षित होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव हृदय एक दोहरी दीवार वाली झिल्ली युक्त थैली द्वारा संरक्षित होती है, जिसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पेरिकार्डियम, बी ऑप्शन दे रखा है एंडोकार्डियम, सी ऑप्शन दे रखा है आलिंद, और डी ऑप्शन दे रखा है मेसोकार्डियम। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? मानव हृदय एक दोहरी दीवार वाली झिल्ली युक्त थैली द्वारा संरक्षित होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेरिकार्डियम एक दोहरी दीवार वाली झिल्ली है जो हृदय को संरक्षित करती है और इसे बाहरी आघातों से बचाती है, इसलिए पेरिकार्डियम इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 12 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यहाँ कौन से बच्चे में होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रथम, बी ऑप्शन दे रखा है द्वितीय, सी ऑप्शन दे रखा है तृतीय, और डी ऑप्शन दे रखा है चतुर्थ। कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा? क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फेटलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह कौन से बच्चे में होता है? तो यह दूसरे बच्चे में होता है, इसलिए यहाँ पे दूसरा कहा दे रखा है, द्वितीय दे रखा है, इसलिए द्वितीय बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस RH कारक के कारण होता है, और जब RH हीन माता और RH प्लस पिता के दूसरे या बाद के गर्भ में RH प्लस भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं पर माता का प्रतिरक्षा तंत्र हमला करता है, इसलिए दूसरा इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया? समझ में आया या फिर नहीं आया? इसलिए दूसरा इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस RH कारक के कारण होता है, और जब RH माइनस मतलब RH हीन माता और RH प्लस RH सहित पिता के दूसरे या बाद के गर्भ में RH प्लस की भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं पर माता का प्रतिरक्षा तंत्र हमला करता है, इसलिए दूसरा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 13वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 13वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि RH कारक एक प्रतिजन है। RH कारक क्या है? तो एक प्रतिजन है जो निम्नलिखित की सतह पर स्थित होता है। किस सतह पर स्थित होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें WBC दे रखा है, बी ऑप्शन हमें RBC दे रखा है, सी ऑप्शन प्लेटलेट्स दे रखा है, और डी ऑप्शन लिम्फोसाइटस दे रखा है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? RH कारक एक प्रतिजन है जो निम्नलिखित की सतह पर होता है। किस सतह पर होता है? तो हम जानते हैं कि यहाँ RBC के सतह पर होता है, इसलिए RBC इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि RH कारक एक प्रतिजन है जो लाल रक्त कणों की सतह पर पाया जाता है, और यहाँ रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा होता है और गर्भावस्था या रक्त आदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए RBC इसका करेक्ट ऑप्शन है। और RBC पर मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि RBC की सतह पर मुख्य रूप से रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं, रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा? RBC इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यदि ये तो हमें प्रतिजन की बात करी, ये तो हमने किसमें बात करी कि ये एंटीजन पाया जाता है, तो एंटीजन तो RBC में पाया जाता है, तो ये RBC रक्त समूह में पाया जाता है, ये हमने बात करी। यदि एंटीबॉडी की बात की जाती है तो प्लाज्मा इसका राइट आंसर होता है। जैसे आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मा से रिलेटेड भी हमने बात कर ली और RBC से रिलेटेड भी हमने बात कर ली। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मगरमच्छ किस वर्ग के जीवों में आता है? मगरमच्छ किस वर्ग के जीवों में आता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें पक्षी दे रखा है, बी ऑप्शन हमें सरीसृप दे रखा है, सी ऑप्शन उभयचर दे रखा है, और डी ऑप्शन मछली दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मगरमच्छ किस वर्ग के जीवों में आता है? तो हम जानते हैं कि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के जीवों में आता है, इसलिए सरीसृप इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है। क्यों ऐसा, क्यों ये सरीसृप वर्ग में आता है? क्योंकि यह ठंडे खून वाला और अंडे देने वाला प्राणी है। देखो, अब ठंडे खून वाला और गर्म खून वाले ये क्या होता है? देखो, आपने तो पढ़ा होता है, जैसे आप यदि साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस के स्टूडेंट तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे मगरमच्छ तो सरीसृप वर्ग में ही आता है, लेकिन ये ठंडे खून वाला और गर्म खून वाले, ये फर्क क्या है? ठंडा खून किस में होता है और गर्म खून किस में होता है? तो हम जानते हैं कि ठंडे खून वाले जानवरों का शरीर तापमान और उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बदल जाता है। जैसे आप मछली देख लो, और यहाँ पे सरीसृप वर्ग में जितने भी जो आते हैं, जैसे सांप आते हैं, यहाँ पे मगरमच्छ आता है वगैरह, तो ये सभी ठंडे खून वाले जानवर है। और गर्म खून की बात की जाए तो गर्म खून वाले जानवरों का शरीर का तापमान स्थिर रहता है, चाहे वो आसपास का वातावरण कुछ भी हो, तो ये कुछ भी वातावरण हो सकता है। जैसे मनुष्य देख लो, तो मनुष्य सभी वातावरण में रह जाता है, और पक्षी देख लो, पक्षी भी सभी वातावरण में रह जाते हैं, इसलिए ये फर्क है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इसका तो राइट ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, सरीसृप। अब आगे देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 15 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है, जिसे ए रक्त समूह दिया जाए। बी ऑप्शन दे रखा है व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है, उसे बी रक्त समूह दिया जाए। सी ऑप्शन दे रखा है व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, उसे ओ रक्त समूह दिया जाए।
डी ऑप्शन दे रखा है व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है उसे ए रक्त समूह दिया जाए। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन दे रखा है कि किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी। यहाँ पे हमें प्रतिक्रिया करवानी है, तो प्रतिक्रिया किस में होगी? अब यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है कि व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है, तो ए बी तो मैंने अभी अभी बताया कि ए बी सर्वग्राही है, तो ए बी सर्वग्राही है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे बी ऑप्शन में भी ए बी दे रखा है, तो ए बी तो सर्वग्राही होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन होगा, हमें तो प्रतिक्रिया करवानी है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें दे रखा है कि व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है उसे ओ रक्त समूह दिया जाए, तो ए है और ओ रक्त समूह दिया जाए, तो ए को ओ रक्त देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है और उसे ए रक्त समूह दिया जाए तब तो प्रतिक्रिया होगी, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है और हमें प्रतिक्रिया ही करवानी थी। हम जानते हैं कि प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तब होती है जब रक्त समूह में असंगति होती है और ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यहाँ पे दे रखा है कि जिसका रक्त समूह ए है और उसे ए रक्त समूह दिया जाए, तो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को ए रक्त समूह का रक्त देने पर ओ में मौजूद ए प्रतिरक्षी ए प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और जिससे प्रतिक्रिया होती है और हमें यहाँ पे प्रतिक्रिया ही करवानी थी, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि ए ऑप्शन तो यहाँ पे ए बी रक्त समूह, तो ए बी रक्त समूह तो सर्वग्राही होता है, तो सर्वग्राही होता है तो सभी को दे सकते हैं, तो कोई भी प्रतिक्रिया होगी क्या? कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी, इसलिए ए ऑप्शन इसका यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे बी ऑप्शन में भी ए बी रक्त समूह दे रखा था, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे ए को ओ रक्त समूह दिया जा रहा था, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे असंगति को दर्शाता है, क्योंकि प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तब होती है जब रक्त समूह असंगति हो, तो यहाँ पे ओ और ए ये असंगत है, मतलब ये संगत थोड़ी है, यहाँ पे तो असंगत है। जैसे असंगत को हम जैसे आप कोई भी घटना घटित हो सकती है, जैसे ओ को ए रक्त समूह दिया जाए तो कोई भी घटना घटित हो सकती है, ये आप मान सकते हो। जैसे ओ में मौजूद ए प्रतिरक्षी ए प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और जिससे प्रतिक्रिया होती है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु कितनी होती है। प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु कितनी होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है 90 मिनट, बी ऑप्शन दे रखा है 6 मिनट, सी ऑप्शन दे रखा है 30 मिनट और डी ऑप्शन दे रखा है 45 मिनट। तो प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु 6 मिनट होती है, तो 6 मिनट बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? क्योंकि प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु सामान्यतः 5 से 6 मिनट होती है, क्योंकि यह तेजी से चयापचय होता है और लिवर व किडनी द्वारा हटा दिया जाता है, इसलिए 6 मिनट इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अब आगे देखिए, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सामान्यतः, इस क्वेश्चन को समझिए, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कितनी होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बराबर होती है, बी ऑप्शन दे रखा है ज़्यादा होती है, सी ऑप्शन दे रखा है कम होती है और डी ऑप्शन दे रखा है जब तब बदलता रहता है, जब तब बदलता रहता है। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कैसी होती है? तो कम होती है, कम होती है। मैंने अभी अभी बताया था, अब मैं बार बार तो व्याख्या कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कम होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इसका अनुपात बताया था। यदि आपने अनुपात को ध्यानपूर्वक समझ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ रखा है तो एक बार फिर से समझ लो। जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, ये मैंने आपको बताया था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। तो किसकी संख्या ज़्यादा हो गई? आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो गई और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो गई। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल रक्त कणिकाओं की तुलना में कितनी होती है? तो कम होती है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? समझ में आया या फिर नहीं आया? समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा।
अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें कैल्शियम दे रखा है, बी ऑप्शन सोडियम दे रखा है, सी ऑप्शन यहाँ पे आयरन दे रखा है और डी ऑप्शन मैग्नीशियम दे रखा है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। तो आयरन यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बांधने में यह भूमिका निभाता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पे आयरन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और किस अवस्था में मौजूद होता है ये यदि आपको पूछ लिया जाता है तो यहाँ Fe+2 में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? तो Fe+2 में मौजूद होता है। देखो यदि किस अवस्था में मौजूद होता है ये यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो Fe+2 मतलब फेरस के रूप में मौजूद होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे पूछा गया कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 19वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है ये क्वेश्चन समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जिन रक्त वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है यहाँ है। बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जिन रक्त वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है यहाँ है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ए एवं बी रक्त वर्गों को, बी ऑप्शन दे रखा है बी एवं ओ वर्ग रक्त वर्गों को, यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है ए एवं ए बी रक्त वर्गों को और डी ऑप्शन दे रखा है बी एवं ए बी रक्त वर्गों को। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? बी रक्त वर्ग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जिन रक्त वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है यहाँ क्या है? तो यहाँ यह क्या है? तो यहाँ बी एवं ए बी रक्त वर्गों को दान कर सकता है। तो बी एवं ए बी रक्त वर्गों को डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति बी एवं ए बी रक्त वर्गों को रक्तदान कर सकता है, क्योंकि बी रक्त में बी प्रतिजन होता है जो ए बी और बी रक्त समूह के साथ संगत होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे 20वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक व्यक्ति का रक्त AB- है तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? यदि एक व्यक्ति का रक्त AB- है तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है A+, यहाँ पे दे रखा है बी ऑप्शन। देखो A+ दे रखा है तो प्लस को तो वो दान ही नहीं करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे AB- दे रखा है तो AB- है तो वो प्लस को थोड़ी दान करेगा। हमें तो रक्तदान कर सकता है, यह हमें देखना है। तो यहाँ पे ये प्लस एंटीजन को थोड़ी दान करेगा, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे A-, यहाँ पे B+ दे रखा है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे AB+ आ गया तो यहाँ पे प्लस को तो करना ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है A-, B-, O- और AB-, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा या फिर नहीं आया? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि यदि एक व्यक्ति का रक्त AB- है तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? कौन उसे रक्तदान कर सकता है? तो AB- भी रक्तदान कर सकता है, B- भी कर सकता है, O- भी कर सकता है और AB- भी कर सकता है, क्योंकि इसमें RH+ प्रतिजन नहीं होना चाहिए। ये बात केवल आपको ध्यान में रखनी है, बाकी कोई ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि धनात्मक रक्त समूह वाला व्यक्ति सिर्फ धनात्मक रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है और ऋणात्मक रक्त समूह वाला व्यक्ति धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। समझ में आ गया? यहाँ पे AB- है तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? तो केवल A-, B-, O- और AB- इसको रक्तदान कर सकते हैं। और आपको विशेष रूप से क्या बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि धनात्मक रक्त समूह वाला व्यक्ति सिर्फ धनात्मक रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है और ऋणात्मक रक्त समूह वाला व्यक्ति धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 21 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है वे है। रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है वे क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें रक्ताणु दे रखा है, बी ऑप्शन हमें श्वेताणु दे रखा है, सी ऑप्शन हमें प्लेटलेट्स दे रखा है और डी ऑप्शन लसिकाणु दे रखा है।
चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है उसे क्या कहते हैं? उसे श्वेताणु कहते हैं। तो श्वेताणु इसका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि श्वेताणु शरीर को सूक्ष्म जीवों और बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वे प्रतिरक्षा प्रणाली का ही हिस्सा है, इसलिए श्वेताणु इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें रक्ताणु दे रखा है, तो रक्ताणु तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रक्ताणु ऑक्सीजन ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं, इसलिए रक्ताणु इसका गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें प्लेटलेट्स दे रखा है, तो प्लेटलेट्स भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमें लसिकाणु दे रखा है, तो लसिकाणु भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लसिकाणु श्वेताणु का एक प्रकार है, लेकिन ये सभी श्वेताणु इस कार्य में शामिल नहीं होते, इसलिए लसिकाणु भी गलत ऑप्शन है। तो रक्ताणु भी गलत हो गया, प्लेटलेट्स भी गलत हो गया और लसिकाणु भी गलत हो गया, और श्वेताणु इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि श्वेताणु शरीर को सूक्ष्म जीवों और बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? श्वेताणु इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे 22वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, ये 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है, यह हमें पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 6 से 8 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त, बी ऑप्शन दे रखा है 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त, सी ऑप्शन दे रखा है 19 से 22 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त, और डी ऑप्शन दे रखा है 22 से 28 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होती है। तो 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यदि अलग अलग देखो, यहाँ पे स्वस्थ वयस्क पुरुष की बात की जाती है, तो यहाँ पे वयस्क पुरुष की बात की जाती है, तो 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त इसका राइट ऑप्शन है। यदि केवल पुरुषों के लिए बात की जाए, तो केवल पुरुषों के लिए तो 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डीएल इसका राइट ऑप्शन होता। यदि महिलाओं के लिए पूछा जाता, तो महिलाओं के लिए 12 से 15.5 ग्राम प्रति डीएल इसका राइट ऑप्शन होता। यदि पुरुषों की बात की जाए, तो केवल पुरुषों की बात की जाए, तो 13.5 से 17.5 ग्राम डीएल इसका राइट आंसर करना है आपको। यदि महिलाओं की बात की जाए, तो केवल महिलाओं की बात की जाए, तब 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डीएल इसका राइट आंसर करना है। और यहाँ पे पूछा गया है कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है, यह पूछा गया है। तो 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए 23वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। जहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक सही है, निम्न में से कौन सा एक सही है, यह हमें दे रखा है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कोरोनरी अटैक, कोरोनरी अटैक संवहनी विस्फोरण, संवहनी विस्फोरण, ये तो गलत ऑप्शन। देखो कोरोनरी अटैक इसके सामने यदि संवहनी संकुचन दे रखा होता तब तो ये राइट ऑप्शन होता, लेकिन संवहनी विस्फोरण दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। ए गलत क्यों हो गया? क्योंकि कोरोनरी अटैक के सामने संवहनी संकुचन दे रखा होता तब तो ये राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे संवहनी विस्फोरण दे रखा है, इसलिए गलत ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली कोरोनरी धमनियां संवहनी संकुचन से अवरुद्ध होती है। कोरोनरी धमनियां किससे अवरुद्ध होती है? तो संवहनी संकुचन से अवरुद्ध होती है, इसलिए संवहनी संकुचन दे रखा होता तब तो राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे संवहनी विस्फोरण दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट दे रखा है एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध, ये तो सही बात है, ये तो सही बोला गया, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध ये तो सही है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध का कारण बनता है, इसलिए ये तो सही ऑप्शन दे रखा है। और हमें यही पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो सही का ही मिलान करना था, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन दे रखा है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किससे होती है? तो हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप से होती है, तो यहाँ पे निम्न रक्तचाप दे रखा है, इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन हो गया। यदि हाइपरटेंशन के सामने उच्च रक्तचाप दे रखा होता तब तो ये राइट ऑप्शन हो जाता, लेकिन निम्न रक्तचाप दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन हाइपोटेंशन के सामने हृदयाघात दे रखा है, तो हृदयाघात ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हाइपोटेंशन के समय निम्न रक्तचाप होता है, तो निम्न रक्तचाप दे रखा होता तो राइट आंसर होता, लेकिन हृदयाघात दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया? हाइपरटेंशन के सामने उच्च रक्तचाप दे रखा होता तब ये राइट ऑप्शन होता,
हाइपोटेंशन के सामने निम्न रक्तचाप दे रखा होता तब ये राइट ऑप्शन होता, कोरोनरी अटैक के सामने संवहनी संकुचन दे रखा होता तब ये राइट ऑप्शन है। लेकिन राइट ऑप्शन केवल और केवल बी है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध का कारण बनते हैं, इसलिए धमनियों में अवरोध एथेरोस्क्लेरोसिस, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 24वें नंबर का क्वेश्चन। 24वें नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है कितना है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 10 ग्राम प्रति डीएल, बी ऑप्शन दे रखा है 11 ग्राम प्रति डीएल, सी ऑप्शन दे रखा है 12 ग्राम प्रति डीएल और डी ऑप्शन दे रखा है 13 ग्राम प्रति डीएल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर होता है कितना होता है? 11 ग्राम प्रति डीएल होता है। तो 11 ग्राम प्रति डीएल ये बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर 11 ग्राम प्रति डीएल माना जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में रक्त की मात्रा बढ़ने से हीमोग्लोबिन का स्तर थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है 11 ग्राम प्रति डीएल। अब आगे देखेंगे 25वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से हृदयाघात का कारण है। निम्न में से हृदयाघात का क्या कारण है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, बी ऑप्शन दे रखा है धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, सी ऑप्शन दे रखा है हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना और डी ऑप्शन दे रखा है ये सभी। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? हृदयाघात का क्या कारण है? ए ऑप्शन है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, यह भी हृदयाघात का कारण है। धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, यह भी हृदयाघात का कारण है। हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, यह भी राइट ऑप्शन है। मतलब डी ऑप्शन कुल मिलाकर डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि हृदयाघात के ये तीनों कारण है, क्योंकि हृदयाघात के कारणों से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी होता है, रक्त के थक्के जमना भी होता है और हृदय तक रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति भी शामिल होती है, इसलिए ये तीनों सही ऑप्शन है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 26वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि पिता RH सहित मतलब प्लस तथा माता RH हीन मतलब माइनस हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। तो पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दिया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है RH प्रतिजन, बी ऑप्शन दे रखा है RHO GAM प्रतिरक्षी, सी ऑप्शन दे रखा है प्रोटीएज और डी ऑप्शन दे रखा है दिए गए सभी का मिश्रण दिया जाता है। यहाँ पे चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि पिता RH सहित व माता RH हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दिया जाता है? तो RHO GAM प्रतिरक्षी दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि RH हीन माता को RH सहित शिशु के जन्म के बाद RHO GAM प्रतिरक्षी दी जाती है, ताकि माता के शरीर में RH प्रतिरक्षी बनने से रोका जा सके, इसलिए इसका कौन सा राइट ऑप्शन है? RHO GAM प्रतिरक्षी इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 27वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 27वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे हमें 27वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि RH रोग के लक्षण क्या है? RH रोग के लक्षण क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है तेज हृदय गति, बी ऑप्शन दे रखा है ऊर्जा की कमी, सी ऑप्शन दे रखा है बड़ा पेट और डी ऑप्शन दे रखा है ये सभी। तो RH रोग के क्या लक्षण है? तो RH रोग के कारण तो तेज हृदय गति भी होती है, ऊर्जा की कमी भी होती है और बड़ा पेट भी होता है। तो इसलिए कुल मिलाकर डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि RH रोग जो RH असंगति के कारण होता है, जिसमें तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी और बड़ा पेट जैसे लक्षण देखे जाते हैं, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 28वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 28वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रक्त आदान में एक प्रतिस्कंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। रक्त आदान में एक प्रतिस्कंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सोडियम साइट्रेट, बी ऑप्शन दे रखा है सोडियम एसीटेट, सी ऑप्शन दे रखा है सोडियम कार्बोनेट और डी ऑप्शन दे रखा है सोडियम नाइट्रेट। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? रक्त आदान में एक प्रतिस्कंदन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? तो सोडियम साइट्रेट उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सोडियम साइट्रेट का उपयोग रक्त आदान में प्रतिस्कंदक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कैल्शियम आयनों को बांध लेता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए सोडियम साइट्रेट ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 29वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 29वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे 29वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन दे रखा है कार्ल लैंडस्टीनर, सी ऑप्शन दे रखा है लुई पास्चर, डी ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट कोच।
चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया, इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ए, बी और ओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए कार्ल लैंडस्टीनर इसका राइट ऑप्शन है होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन एडवर्ड जेनर दे रखा है, तो एडवर्ड जेनर ने तो टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। और लुई पाश्चर, सी ऑप्शन को लुई पाश्चर दे रखा है, तो लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पाश्चुरीकरण की। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण। और रॉबर्ट कोच, यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की खोज की थी। यदि आपको पूछ लिया जाता है, यहाँ पे पूछा गया कि रक्त को विभिन्न वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्गीकृत किया। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की, एंथ्रेक्स, बेसिलस की और तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 30वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि उस अमीनो अम्ल का नाम बताइए जो रुधिर के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। उस अमीनो अम्ल का नाम बताइए जो रुधिर के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। ए ऑप्शन हमें ट्रिप्टोफैन दे रखा है, बी ऑप्शन मेथायोनिन दे रखा है, सी ऑप्शन एस्पार्टेट दे रखा है और डी ऑप्शन ग्लाइसिन दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? उस अमीनो अम्ल का नाम बताइए जो रुधिर के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। प्रत्यक्ष रूप से कौन भाग लेता है? तो ग्लाइसिन प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लाइसिन हिम संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, क्योंकि यहाँ पोर्फिरिन रिंग के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ग्लाइसिन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।